जय हिंद दोस्तों। और ग्लेशियर टोपोग्राफी के सेकेंड पार्ट में दूसरे वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लेशियल इरोजन यानी हिमानियों के द्वारा जो अपरदन होता है उस प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हिमानियों के प्रकार कितने होते हैं, कौन किस किस प्रकार की हिमानियाँ होती है, उसके बारे में हमने डिटेल से देखा था। और आज के हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिमानियों द्वारा अपरदन की क्रिया कैसे होती है, ग्लेशियल इरोजन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। छोटा सा वीडियो है, प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हिमानियों के द्वारा जो अपरदन होता है वो दो प्रकार से होता है। इरोजन बाय ग्लेशियर्स अकर्स इन टू वेज। फर्स्ट अपघर्षण या एब्रेजन और सेकेंड है उत्पाटन या प्लकिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट जो अपघर्षण है, अब्रेजन है, उसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। जैसा कि हमने देखा ग्लेशियर अपने उत्पत्ति के स्थान से सोर्स ऑफ फॉर्मेशन से नीचे की ओर बहना शुरू करती है और जब नीचे बहती है तो उसके आधार में, उसके बेस में जो बर्फ होता है उसके नीचे, उसके बेस में चट्टानें होती है, तलछट होता है और मलबे होते हैं। तो जो तलछट या चट्टानें और मलबे बर्फ के नीचे दबी होती है और जैसे यह मूवमेंट शुरू करता है ग्लेशियर, वह अपने साथ इन चट्टानों को खींच लेता है और जब खींचता है तो इसके वजन के कारण ये चट्टानें पिस जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया है जो उसके वेट के कारण होता है और मूवमेंट के कारण होता है जिसमें चट्टानें टूटती हैं, इसी प्रक्रिया को अपघर्षण या अब्रेजन कहा जाता है। इससे जो आधार तल है, बेस है, वहाँ की चट्टानों की सतहों पर खरोंचें पैदा होती है, धारियाँ बन जाती हैं। तो जैसे ही ग्लेशियर नीचे की ओर बहता है, यह अपने नीचे की आधारीय बर्फ में मौजूद चट्टान, तलछट और मलबे को अपने नीचे की चट्टान पर खींच लेता है और पीस देता है। इस प्रक्रिया को अपघर्षण या अब्रेजन के रूप में जाना जाता है और यह चट्टान की सतह पर खरोंच पैदा करती है। As the glacier flows down, it drags and grinds the rock, sediments and debris present in the basal ice beneath it onto the rock beneath it. This process is known as abrasion and it produces scratches or streaks on the surface of the rock. तो ये था अपघर्षण या अब्रेजन। देखेंगे इस पिक्चर में हमें क्लियर होगा देख के कि आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड से ग्लेशियर का मूवमेंट शुरू होता है और यह जो आधार है, नीचे चट्टानें हैं और जो ग्लेशियर का बर्फ है उसके बीच में जो मलबे हैं वो टूटते हैं, पीस दिए जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो सेकेंड है अपरदन का रूप, वह है प्लकिंग। तो प्लकिंग के बारे में जानते हैं। प्लकिंग को उत्पाटन कहते हैं या इसको उत्खनन या क्वेरिंग भी कहा जाता है। तो प्लकिंग इज ऑल्सो नोन एज क्वेरिंग। होता क्या है कि बेस में जो चट्टानें होती हैं उनमें छोटी छोटी दरारें हो जाती हैं और इसमें पिघला हुआ पानी अंदर घुस जाता है। जब पिघला हुआ पानी चट्टान के दरारों में अंदर घुस जाता है, ये चट्टानें तल में भी हो सकती हैं और किनारों में भी हो सकती हैं ग्लेशियर के। तो जब पानी घुस जाता है चट्टान की दरारों में और वह जम जाता है, तो यह जो पिघलने और जमने की प्रक्रिया चलती रहती है, उससे क्या होता है, दरारें बड़ी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का यह गुण है कि जब यह जमता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो पानी चट्टान के दरारों के अंदर घुस जाती है और जब यह जमती है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और यह साइड के दीवारों पे अपना बल लगाती है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, जगह उतना ही फिक्स है। तो इससे क्या होता है, जो दरारें हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और चट्टानों में नई नई दरारें भी पैदा होती हैं। तो इससे क्या होता है, वो चट्टानें टूट जाती हैं और वो ग्लेशियर के साथ फिर वो भी बहने लगती हैं। तो उत्पाटन को उत्खनन या क्वेरिंग भी कहा जाता है। प्लकिंग इज ऑल्सो नोन एज क्वेरिंग। हिमनद के आधारशिला के टुकड़े और विशेष रूप से बड़े संयुक्त ब्लॉक के अपक्षय और क्षरण के लिए जिम्मेदार है। यह जो उत्पाटन या प्लकिंग की प्रक्रिया है, जो हिमनद की आधारशिला, जो बेस में बेसल रॉक्स हैं, उनके बड़े बड़े ब्लॉक्स जो टूटते हैं
उनका अपक्षय होता है या क्षरण होता है, उसके लिए प्लकिंग या उत्पाटन की प्रक्रिया ही जिम्मेदार है। द ग्लेशियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बेड रॉक फ्रैगमेंट्स स्पेशली लार्ज जॉइंट ब्लॉक्स। ठीक है, होता क्या है, जब ग्लेशियर एक घाटी की ओर बढ़ता है तो घर्षण के कारण ग्लेशियर की आधार बर्फ पिघल जाती है। जो चट्टान है नीचे और जब ग्लेशियर मूव होती है तो उसके बीच एक घर्षण होता है। घर्षण से जो बर्फ है बेस में सबसे नीचे वाली जो परत है वो पिघल जाती है। पिघल के क्या होता है कि आधार में जो चट्टाने हैं उनके दरारों में ये पानी घुस जाती है। When a glacier moves down a valley, friction causes the base ice of the glacier to melt and seep into the joints or cracks of the bedrock। तो ये पहला स्टेप है प्लकिंग का कि घर्षण होगा ग्लेशियर के आइस में और उसके बेस में जो चट्टान है उसमें, और जो बेस जो सबसे नीचे वाला लेयर है आइस का वो पिघल जाएगा जहां पे घर्षण हो रहा है। सेकेंड, उसके बाद क्या होता है कि इन दरारों में पानी, वो जो पिघला हुआ पानी है, जल है, वो घुस जाएगा और फिर वो ठंडा के कारण जमेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और वो क्रैक को और बड़ा करेगा, दरारों को और बड़ा करेगा। तो बर्फ के जमने और पिघलने की क्रिया आधार की जो चट्टान है उसमें बड़ा, चौड़ा या अधिक दरारों का निर्माण करती है। इससे क्या होता है कि जो चट्टान के बीच जोर है वो धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं और चट्टान टूट के अलग हो जाता है। द फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस causes larger, wider or deeper cracks in the bedrock, causing the rock between the joints to gradually loosen। इससे क्या होता है कि चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े बनते हैं और इन बड़े बड़े टुकड़ों को संयुक्त ब्लॉक कहा जाता है। अंततः यह संयुक्त ब्लॉक ढीले हो जाते हैं और ग्लेशियर में फंस जाते हैं। जब ग्लेशियर में फंस जाएंगे तो एक ग्लेशियर के साथ मूव होने लगते हैं और जैसे ये तली में आएंगे तो वहाँ पे फिर अब्रेजन की क्रिया होती है और फिर ये और टूट के छोटे कणों में बदल जाते हैं, छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे। तो दिस क्रिएट्स लार्जर पीस ऑफ रॉक कॉल्ड ज्वाइंट ब्लॉक्स। इवेंचुअली दिस ज्वाइंट ब्लॉक्स बिकम लूज एंड बिकम ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर। आपने इस फिगर में देखा कि यहाँ पे अब्रेजन हो रहा है, लेकिन आगे जैसे जाता है ये जो दरारें आपको दिखाई दे रही हैं, इन दरारों में पानी घुसता है और जमता है। जमने के बाद क्या करता है, इन दरारों को की जो दीवारें हैं उस पर वो फोर्स लगाता है, बल लगाता है और इन दरारों को और गहरा करता है, बड़ा करता है और परिणाम यह होता है कि जो चट्टानें हैं वो टूट के अलग हो जाती हैं और अलग जब हो जाती हैं तो ग्लेशियर के में फंस जाती है और उसके साथ वो बहने लगती है। तो यह है उत्पाटन या प्लकिंग की प्रक्रिया। इसमें क्या हुआ कि चट्टानें टूट जाती हैं और ग्लेशियर के साथ बहना शुरू कर देती हैं। सभी आकार की चट्टानें ग्लेशियर के तल में फंस सकती है और स्थानांतरित हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि छोटी चट्टानें ही ग्लेशियर में फंसेंगी और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव होगी ग्लेशियर के साथ। बड़ी चट्टानें भी ग्लेशियर के साथ फंस जाती है। तो सभी आकार की चट्टानें, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो ग्लेशियर के तल में फंस सकती है और ग्लेशियर के साथ स्थानांतरित होंगी, मूव होती रहेंगी। अब ये जो चट्टानें फंसी हुई हैं ग्लेशियर में, वो क्या करती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी कि तो ग्लेशियर की जो दीवारें हैं, हिम नदी की जो दीवारें हैं और तली है, उस पर ये घर्षण करती हैं और वहाँ पे वो भी और अपर्दन का कार्य करती है। तो ये फंसे हुए चट्टान के टुकड़े बाद के चट्टान और दीवारों पर घर्षण का कारण भी बनते हैं। रॉक्स ऑफ ऑल साइज कैन बिकम ट्रैप्ड एंड मूव्ड इन द ग्लेशियर बेड। दिस ट्रैप्ड रॉक फ्रैगमेंट्स आल्सो कॉजेज अब्रेजन ऑन सब्सिक्वेंट रॉक एंड वॉल्स। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे घर्षण के कारण जो प्लकिंग के बाद जो चट्टानें टूटती हैं और जब आगे बढ़ती हैं तो किस तरह आसपास की दीवारों को और तली को वो रगड़ते हुए, घर्षण करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो ये था हिमानी के द्वारा अपर्दन, ग्लेशियल इरोजन कि कैसे हिमानी के द्वारा अपर्दन का कार्य होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्लेशियल टोपोग्राफी क्या है, कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण ग्लेशियर करती है जब वो आगे बढ़ती है, चाहे उसके अपर्दन से हो या फिर उसके निक्षेपण से हो, सेडिमेंटेशन से हो या इरोजन से हो। तो अगले वीडियो में जल्दी ही आएगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स या टोपोग्राफी क्या होता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।